तो हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कक्षा 10 बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो आज हम इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करेंगे। एक एक पॉइंट आपको बताया जाएगा, कोई भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। और यहीं से आपके बोर्ड परीक्षा के जो भी प्रश्न बनेंगे वो इसके अतिरिक्त आपको कहीं से भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो कोई भी बच्चा इस पूरी क्लास को मिस नहीं करेगा। अगर आप मिस करेंगे तो आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन छूट सकते हैं, और आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। तो सारे बच्चे इस चैप्टर को बहुत ध्यान से सुनिएगा और सारे बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। कोई भी बच्चा इस वीडियो को मिस नहीं करेगा। तो हम शुरू कर रहे हैं अपनी वीडियो को। तो इसका चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। पहला क्वेश्चन है कि नियंत्रण एवं समन्वय है क्या, इसके बारे में पहले हम बात करेंगे। तो जीवों की सभी क्रियाओं का नियंत्रण और तालमेल क्या है, जो हमारा नियंत्रण कहलाता है, और शरीर का सही ढंग से कार्य करना हमारा समन्वय कहलाता है। यही हमारा क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय है। जीवों की सभी क्रियाओं का नियंत्रण और तालमेल मतलब कि अपने पूरे शरीर पर बढ़िया सा कंट्रोल और तालमेल होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कंट्रोल। जिसे इसको हम ऐसे ही सब समझ सकते हैं, कंट्रोल यानी बस में करना, शरीर को अपने हिसाब से इधर उधर को डेकोरेट करना, मूव करना, शरीर का ढंग कार्य से करना, इसको हम क्या कहते हैं, समन्वय, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, आशा है आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। तो हम अगली चीज़ की ओर बढ़ते हैं। तो अगली चीज़ हमारी क्या है, पौधों में समन्वय क्या है। पौधों में समन्वय क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो हर एक बच्चा बहुत ही केयरफुली सुनेगा, और ये कमेंट सेक्शन में रुकना चाहिए। अब जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले सब्सक्राइब करें। करो बेटा सब्सक्राइब, सारे सब्सक्राइब करो। पहले सब्सक्राइब करोगे तभी हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। करिए, सभी लोग सब्सक्राइब करिए, हम आगे बढ़ते हैं। फिर करिए सारे बच्चे सब्सक्राइब करिए, तभी हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, वरना हम यहीं पर इसको वीडियो को बंद कर देंगे। सब लोग बताएंगे, और सब लोग अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें ताकि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम आगे बढ़ते हैं कि पौधों में समन्वय क्या होता है। पौधों में तंत्रिका तंत्र। तो पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। क्या होता है, तंत्रिका तंत्र नहीं होता। किसी भी सूचना को पहुंचाने का कार्य यहाँ तंत्रिका कोशिका के द्वारा नहीं होता, हार्मोन द्वारा इसका नियंत्रण होता है। तो जो पौधे में हमारे हार्मोन द्वारा जो पौधे की सूचना पहुँचती, हमारी तरह के अंदर तंत्रिका कोशिका नहीं होती जिससे ये शरीर तक अपनी सूचना पहुंचा सके। ठीक है बेटा, इनके अंदर क्या नहीं होते, हार्मोन नहीं हो, इनके अंदर तंत्रिका तंत्र नहीं होता, इसलिए इनके अंदर हार्मोन द्वारा नियंत्रण, इनके पूरे शरीर पर इनके हार्मोन द्वारा नियंत्रण होता है। तो सारे बच्चे समझ गए होंगे। अब पौधों की गतियाँ कौन कौन सी हैं, ये बढ़ते कैसे हैं, किस तरीके से प्रकाश की ओर कैसे झुकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सारे बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो देखते हैं, चलिए सारे बच्चे ध्यान देंगे। तो पौधों की गतियाँ कौन कौन सी है, उसके सारे के बारे में बात करेंगे। पहली है प्रकाशानुवर्तन, दूसरी गुरुत्वानुवर्तन, तीसरी जलानुवर्तन, तीसरी रसायनानुवर्तन और स्पर्शानुवर्तन। ये सारी पौधों की गतियाँ आपको याद करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। टीचर भी आपसे फोटोट्रोपिज्म क्या होता है, जीटोपोजिज्म क्या होता है, हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है, केमोट्रोपोजिज्म क्या होता है, और थीमोट्रोपोजिज्म क्या होता है, ये सारी आपको पौधों की गतियाँ याद करनी है। ये टीचर आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, जो इम्पोर्टेंट है मैं बता दे रहा हूँ, इसीलिए ज़्यादा देर की क्लास नहीं लूँगा, आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा, पर आपको इसको सुनना ध्यान से, और हर एक चीज़ को कवर करते चलेंगे लेसन में, तो आपको वीडियो को मिस नहीं करना है। तो पादप में हार्मोन, पादप में कौन कौन से पौधों में, पादप मतलब क्या होता है बेटा, पादप मतलब पौधे। ठीक है, पौधे में कौन कौन सा हार्मोन होता है, एक ऑक्सिन हार्मोन होता है। ठीक है, जो हमारी साध वृद्धि, एब्सिसिक अम्ल, ये हमारे एब्सिसिक अम्ल हमारे पौधों को पकाता है। जिब्रेलिन, इससे पत्तियां जो गिर जाती हैं उनको, इससे पत्तियां पौधों की गिरती हैं जो हमारी बेकार जाती हैं, इनसे नई पतझड़, जिसको हम पतझड़ कहते हैं। साइटोकाइनिन, इसमें कोशिका विभाजन होता है, पौधों की सारी शाखाएं अलग अलग विभाजित होती हैं, जिससे पौधा ज़्यादा घना हो जाता है। ठीक है, हर एक हार्मोन को आपको याद करना है, एक दो एग्जाम्पल याद करने हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी मिलेगा, और अगले क्लास में हम इसकी अगली क्लास लेंगे, उसमें सारी चीज़ बताई जाएगी। पर मैंने इसमें भी बता दिया है, जिस बच्चे को समझ में आ गया होगा वो नहीं भूलेगा, बस आपको कॉन्सेप्ट की तरीके से याद करना। रटोगे तो भूल जाओगे बेटा, अगर आप पढ़ोगे तभी परीक्षा तक भूल जाओगे। अब हम पढ़ेंगे जंतुओं में नियंत्रण। अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया हो बता दे कमेंट में,
सभी लोग पहले फायर इमोजी के साथ कमेंट में सेक्शन में फायर इमोजी को भेजिए, फिर और हर एक बच्चा बताए कि समझ में आ गया, तो हम अपनी इस वीडियो को बेटा आगे बढ़ाएं। ठीक है, हम अपनी इस वीडियो को फिर आगे बढ़ाएं। तो जंतुओं में नियंत्रण तंत्रिका तंतु द्वारा होता, अंतःस्रावी तंतु द्वारा। इंडोक्राइन कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिसको हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इससे जंतुओं में क्या होता है, नियंत्रण होता है बेटा, जंतुओं में नियंत्रण होता है। अब न्यूरॉन हमारे अंदर क्या है, तंत्रिका कोशिका जो हमारे शरीर में सूचना पहुँचाने का कार्य करती है, इसको बताएंगे, इसके भाग के भी बारे में बताएंगे, टेंशन किसी बात की नहीं लेना। न्यूरॉन जिसको हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, तंत्रिका कोशिका कहते हैं, तंत्रिका कोशिका इसको हम कहते हैं। हर एक बच्चे को ध्यान देना है, तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तंत्रिका कोशिका के भाग डेड्राहाइड्रेट होती, कोशिका द्रव्य, एक्सॉन, तंत्रिका शिरा। तंत्रिका शिरा यानी जो हमारी तंत्रिका कोशिका इस प्रकार से होती है, अभी हम बता रहे हैं आपको तंत्रिका कोशिका हमारी किस प्रकार की होती है, अभी बता रहे हैं, इसको हमें इरेज करना होगा। आपको चित्र बना के बताएंगे तंत्रिका कोशिका हमारी किस प्रकार की होती है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका हमारी किस प्रकार की होती है, तो सुनिए, हमारा कुछ इस प्रकार से तंत्रिका कोशिका होती है, इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से ऐसे मिली होती है, ऐसे मिली होती है, और ऐसे पीछे को भाग जाते हैं, और ये जो हमारा पिछला है तो तंत्रिका शिरा कहलाता है। ठीक है, तंत्रिका शिरा कहलाता है। आपके बुक में अच्छी बनी है, यहाँ पर हमने बना के दिखा दिया। ठीक है, ये सारे भाग होते हैं, ये आपके उस एग्जाम में पूछ लेगा, तंत्रिका कोशिका को उसके सारे अंग सहित दर्शाइए। तो यहाँ आपके ये कितने नंबर में आएगा जानते हो बेटा, 6 नंबर में आएगा, 6 नंबर में क्वेश्चन। अब प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्शन, जब आप किसी चीज़ को छूते हो तो उसको भी बताया जाएगा कि बिना सोच विचार के तुरंत होने वाली क्रिया। जैसे आप गर्म बस छूते हैं, हाथ पीछे ना, जैसे आपने चाय पी, चाय का गिलास गर्म है, अब आपको उसको छूने चले और तुरंत आपका हाथ पीछे आए, ये डिसीजन आपका माइंड नहीं, माइंड तब तक आपका डिसीजन लेगा तब तक आपका हाथ जल जाएगा बेटा। जब तक आपका माइंड डिसीजन लेगा तब तक आप हाथ में जल जाएगा। तो जो ये जो प्रतिवर्ती क्रिया की जो एक्शन लेता है वो मेरुरज्जु लेता है। जब आप छूते हैं तो तंत्रिका कोशिका तुरंत मेरुरज्जु के पास सूचना बढ़ाती है और मेरुरज्जु तुरंत एक्शन करता है और आपका हाथ पीछे आ जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रिया का कंट्रोल मेरुरज्जु पर होता है हर एक चीज़, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की प्रतिवर्ती क्रिया का कंट्रोल किसके हाथ में होता है, तो आप कहेंगे मेरुरज्जु के बारे में होता है। ठीक है, बोन मेरो। ठीक है, ये चीज़ याद रखना आपको। अब मस्तिष्क के बारे में बात करेंगे। सबको आपको बहुत ही वन शॉट क्लास है, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हम तभी बता रहे हैं, हर एक चीज़ बहुत ही कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ही शॉर्ट तरीके से इस आज के लेक्चर के बारे में हम बता रहे हैं। तो मस्तिष्क, ब्रेन क्या होता है, अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन इसको कहते हैं, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। ये हमारे मस्तिष्क के 3 भाग हैं, ये हमारे मस्तिष्क के बेटा 3 भाग हैं। ठीक है, ये याद रखने आपको। अब मेरुरज्जु जो हमने बताया था, स्पाइनल कॉर्ड जो हमने आपको ऊपर बताया, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण हमने ऊपर बताया था आपको कि जो मेरुरज्जु है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मस्तिष्क और शरीर के बीच संदेश पहुंचाना, जो मस्तिष्क है और शरीर हमारा जो गले के पास पीछे ये हड्डी होती है, यहीं पर हमारा मेरुरज्जु होता है, जो सिर के नीचे और मस्तिष्क के बीच में और संदेश पहुँचाना होता है शरीर के बीच में। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन होती हैं बेटा। ठीक है, तो जो पीयूष ग्रंथि है ये भी हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ सारी। थायराइड ये हमारे मास्टर ग्रंथि, ये पीयूष है ये हमारी मास्टर ग्रंथि है, ये हमारे शरीर को वृद्धि में सहायक करती है, वृद्धि हमारी इसी ग्रंथि से होती है। जो थायराइड ग्रंथि है वो थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित कर, जिससे हमारा घेंघा रोग कंट्रोल होता है, जिसको हम आयोडीन 131, ये आपको याद रखना है, ये आपकी एमसीक्यू में पूछ सकते। जो अग्नाशय है, इंसुलिन हार्मोन, इसका कार्य क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसका कार्य होता है हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। जब हम किसी चीज़ को मीठा खा लेते हैं, ज़्यादा मीठा खाए तो हमारा जो इंसुलिन हार्मोन है उसको पचाता है, उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, जिससे हमारे शुगर की बीमारी होने से बचते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि जो हमारी एड्रेनालिन भाई ये हमारा हार्मोन साबित करती है। वृषण, हमारे जो वृषण होते हैं लिंग के नीचे हमारे शरीर के बाहरी ओर वृषण होते हैं, इसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जिससे हमारे शरीर में यौवनावस्था आती है। ठीक है बेटा, यौवनावस्था आती है, समझ में आ गया होगा आपको, जिससे हमारे शरीर में बेटा क्या यौवनावस्था आती है। ठीक है, यौवनावस्था आती है। अब हम वृषण, ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे एक अंडाशय।
जो हमारे स्त्रियों में होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, जिससे स्त्रियों के कूल्हे को चौड़े होना, स्तनों का भारी होना, ये सारी क्या होती हैं, ये सारी स्त्रियों में होती है। और टेस्टोस्टेरोन से दाढ़ी आना, शरीर का भारी होना, कंधों का चौड़ा होना, ये सब पुरुष में होते हैं बेटा। ये सारी चीज़ें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बता रहा हूँ, आपको याद भी रखना है। अब किशोरावस्था में परिवर्तन, किसकी बात करेंगे, किशोरावस्था में परिवर्तन क्या था, हार्मोन के कारण शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन, जो हमने ऊपर आपको बताया, दाढ़ी आना, स्तनों का भारी होना महिलाओं में, पुरुष के कंधों का चौड़ा होना, ये सारे क्या हैं बेटा, हार्मोन के कारण शरीर में मानसिक परिवर्तन है। अब ये क्लास हमारी यहीं तक थी। अब आगे हम इसके परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं इस क्लास से, जो मैंने इस शुरुआत में कहा था क्लास के शुरू होने से पहले, वो चीज़ें आपको देख लेनी है। तो पहला नियंत्रण एवं समझ में क्या है, ये पूछ सकता है 2 नंबर में। न्यूरॉन का चित्र बनाना है, पूरा 6 नंबर में आएगा नाम सहित। न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका का प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, इसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है, ये इसका एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है, 2 नंबर में आएगा। प्रतिवर्ती चाप समझाइए। प्रतिवर्ती क्रिया, जहाँ पर प्रतिवर्ती क्रिया होती है उसी पथ को हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप पर ही प्रतिवर्ती क्रिया होती है, ठीक है, ये ठीक है, ये समझ गए बेटा। आपको जो समझ में ना आए आप पूछ सकते हो। मस्तिष्क के भाग लिखे, जो हमने बताए, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, इसके अंतर भी हम बताएंगे, इसके अंदर क्या क्या होता है हम बताएंगे आपको कि सेरिबेलम क्या होता है, सेरिबेलम क्या होता है, हाइपोथैलेमस हमारे दिमाग में क्या होता है, ये किस चीज़ का नियंत्रण करता है, हमारा शरीर, जो हम किसी पतली चीज़ पर चलते हैं तो हमारा संतुलन कौन सा भाग हमारा नियंत्रित करता है, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र में अंतर बताएंगे कि तंत्रिका तंत्र हमारा क्या है और अंतःस्रावी तंत्र में अंतर क्या है। ऑक्सिन हार्मोन क्या है, इसके बारे में बताएंगे। पौधों के अनुवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया, प्रकाशानुवर्तन, रसायनानुवर्तन, ये सारे बताएंगे, आपको याद है। जो आपको ऊपर पढ़ा है उसी से रिलेटेड नीचे क्वेश्चन है, ताकि आपका रिवाइज हो जाए। तो आपको ये अगर आपने पढ़ा होगा तो ये सारे क्वेश्चन आप तुरंत कर देंगे, 2 मिनट लगेंगे। थायरॉक्सिन और इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य है। थायरॉक्सिन मैंने यह बताया कि आयोडीन घेंगा रोग को नियंत्रित करता है। इंसुलिन हमारी शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। पीयूष ग्रंथ हमारे शरीर में वृद्धि के लिए सहायक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब कुछ महत्वपूर्ण चित्र हैं जो आपके सिलेबस में आ सकते हैं। देखो न्यूरॉन का है, मस्तिष्क का, सब चित्र बना के देखना है। प्रतिवर्ती चाप जिस पर होती है प्रतिवर्ती क्रिया उसका भी बनेगा, जो हमारा पहले दाहिनी हाथ से जाएगी प्रतिवर्ती क्रिया, तंत्रिका कोशिका मेरुरज्जु तक सूचना ले जाएगी। ये सारा चित्र आपकी एनसीईआरटी बुक में बना है, वहाँ से देख लीजिए। मानव अंतःस्रावी ग्रंथियाँ आपका वहाँ बनेगा। अधिवृक्क ग्रंथियाँ, ये सारी ग्रंथियाँ आपको बनानी पड़ेंगी, ठीक है। पौधों का प्रकाशानुवर्तन, इसमें आपको पौधे को सूर्य की जड़ हो, जो पौधा होगा वो सूर्य के ओपोजिट साइड में जाएगा, और जो हमारी जड़ें होंगी वो सूर्य के इधर जाएंगी, ठीक है। ऐसे इसमें चित्र बनेगा। तो मैंने यहाँ आपको डिटेल में समझा दिया है, बस आपको वहाँ से चित्र बनाना है, आपको आप खुद ही समझ में आ जाएगा, इतना मैंने समझा दिया। तो ये क्लास मेरी इतनी ही थी, और जो भी बच्चे को समझ में ना आया वो तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगली क्लास में हम आपकी उस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू बच्चों इस क्लास को देखने के लिए।